हसदेव अरंड की कहानी। क्या प्राचीन जंगलों के लिए कोयला खनन एक नियति बन चुका है? नौकरशाही, राजनेताओं और अदालतों के बीच छत्तीसगढ़ में जैव विविधता और कोयला समृद्ध हसदेव अरंड वन क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय है। हसदेव अरंड क्षेत्र में 18 कोयला ब्लॉक हैं और इनमें से अधिकांश कोयला क्षेत्र अभी भी अछूते हैं, जहां बिजली उत्पादन के लिए कोयले का विशाल भंडार है। 18 कोयला ब्लॉकों में से 2 कोयला ब्लॉकों परसा ईस्ट और केटेबसन पीकेबी और चोटिया में खनन कार्य चल रहा है, जबकि 4 अन्य कोयला ब्लॉकों में खनन के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार और भारत की केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। इन कोयला ब्लॉकों में से पीकेबी कोयला ब्लॉक की अब तक की कहानी दिलचस्प रही है। पीकेबी हसदेव क्षेत्र की पहली कोयला खदानों में से एक थी। मोंगाबे इंडिया द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार पीकेबी कोयला ब्लॉक के खनन का प्रस्ताव 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC की विशेषज्ञ वन सलाहकार समिति FSC के पास आया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 1,8 आदि हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन के प्रस्ताव पर FSC ने 20-21 जून 2011 को अपनी बैठक में विचार किया था, लेकिन समिति ने प्रस्ताव को वन मंजूरी की सिफारिश करने से इनकार कर दिया और कहा कि डायवर्सन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का पारिस्थितिक और वन मूल्य उच्च है और काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है, जो संरक्षण के दृष्टिकोण से डायवर्सन को उचित नहीं ठहराता है। हालांकि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने FSC की सिफारिशों को खारिज कर दिया और 23 जून 2011 को परियोजना को चरण अवधि बाधा देंगे आंधी की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक हसदेव अरंड के जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र में स्थित है और एक मंत्री के रूप में उन्हें विकास की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखना होगा और विभिन्न उद्देश्यों और विचारों को संतुलित करना होगा। परियोजना को अंतिम चरण डी की मंजूरी 15 मार्च 2012 को दी गई थी और इसके बाद इसके खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT में मामला दायर किया गया था। 24 मार्च 2014 को अपने फैसले में हरित न्यायाधिकरण ने खदान परियोजना को दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया और मौजूदा वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के काम को छोड़कर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNIL द्वारा शुरू किए गए खनन कार्य को निलंबित कर दिया। इसने परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि वह प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर उचित समय के भीतर FSC से नए सिरे से सलाह ले, जैसे कि क्या पीकेबी कोयला ब्लॉक वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक या लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है और क्या पीकेबी ब्लॉक में इतना महत्वपूर्ण संरक्षण सुरक्षा मूल्य है कि इस क्षेत्र को उचित संरक्षण प्रबंधन रणनीतियों के साथ कोयला खनन के लिए समझौता नहीं किया जा सकता है। परियोजना डेवलपर्स ने NGT के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने RRVUNIL द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को निलंबित करने के संबंध में NGT के निर्देश पर रोक लगा दी। तथ्य यह है कि न्यायालय के मामले के बावजूद खनन जारी है। वर्ष 2014 से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और परियोजना प्रस्तावक सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर क्षेत्र में खनन गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इस बीच RRVUNIL ने पीकेबी ओपनकास्ट कोयला खदान परियोजना के 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA से 15 MTPA तक विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी की मांग करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक अन्य प्रभाग से संपर्क किया। इस पर मंत्रालय ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसके तहत खनन के चल रहे संचालन को निलंबित कर दिया गया था, इसलिए इस मामले को पूरे मामले पर उनकी सलाह लेने के लिए FSC के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके बाद
25 जनवरी 2018 को एफएसी की बैठक में पीकेबी परियोजना पर चर्चा की गई, जिसके दौरान समिति ने अन्य चीजों के अलावा गूगल इमेज और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके क्षेत्र का विश्लेषण किया और पाया कि क्षेत्र में खनन प्रक्रियाधीन है और एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बाद खनन योजना के अनुसार जंगल काटा गया है। इसने नोट किया कि खनन संचालन के निलंबन पर स्थगन आदेश के कारण अब खनन को नहीं रोका जा सकता है और चूंकि मामला एक नियति बन गया है, इसलिए उपयोगकर्ता एजेंसी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए चरण की में अनुशंसित शमन उपाय का पालन करना होगा। एफएसी ने सिफारिश की कि एमओईएफसीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन चरण टरी मंजूरी में संदर्भित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे। ग्रीन पीस के एक अभियानकर्ता नंदिकेश शिवलिंगम ने कहा कि कुछ साल पहले तक हसदेव क्षेत्र में कोई खनन नहीं होता था, जिसे प्राचीन वन क्षेत्र माना जाता था, जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस जगह पर जो हुआ वह चिंताजनक है। पीकेबी ब्लॉकों के लिए जारी की गई मंजूरी को चुनौती दिए जाने के बावजूद खनन पूरे पैमाने पर हो रहा है। इन विशेष खदानों के कारण और भी खदानें खुल जाएंगी, जिससे पूरे क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब तक कानूनी मामला खत्म होगा, तब तक पर्यावरण और क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रभाव इतना बढ़ चुका होगा कि उसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। इस खादी क्षेत्र में और भी खदानें खुलने की उम्मीद है और यह एक दुखद स्थिति है, शिवलिंगम ने मोंगा बे इंडिया को बताया। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर नमति पर्यावरण न्याय कार्यक्रम में कानूनी शोध निदेशक कांची कोहली ने कहा कि जब क्षेत्रों की पहचान खदानों, उद्योगों या वाणिज्यिक बंदरगाहों के रूप में की जाती है, तो उनका भाग्य नौकरशाही रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। कोहली ने कहा, इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के लिए एक मुख्य मुद्दा यह है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के लिए व्यवसाय जैसा हमेशा का परिदृश्य बना हुआ है, जबकि निर्णय या तो कार्यकारी या न्यायालयों के भीतर अटके हुए हैं। जबकि कानूनी कागजी कार्रवाई और बहस जारी है, परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे उस चर्चा का नतीजा निरर्थक हो जाता है। परियोजना अधिकारियों का दावा है कि लागतें खर्च हुई हैं, जबकि उनके संचालन के बारे में न्यायालय में विचार किया जा सकता था। इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर एक नियति की स्थिति बनाने के लिए की जा रही है। खनन के लिए और अधिक कोयला ब्लॉक खोले जाएंगे। एफएसी अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट माइन 5 एमटीपीए के लिए लगभग 841 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए आरआरवीयूएनएल के एक अन्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है। डायवर्जन का प्रस्ताव परसा कोयला ब्लॉक में है, जो पीकेबी कोयला ब्लॉक से सटा हुआ है। जुलाई 2018 में अपनी बैठक में एफएसी ने पाया कि एनजीटी के 2014 के आदेश में परसा कोयला ब्लॉक का कोई उल्लेख नहीं है और सिफारिश की कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के लिए से विशेषज्ञ कानूनी राय प्राप्त की जा सकती है कि क्या हसदेव अरंड वन क्षेत्र में इस कोयला ब्लॉक अन्य कोयला ब्लॉकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पर विचार किया जा सकता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में मामले का अंतिम निपटान लंबित है। एएसजी ने एफएसी को बताया कि उनकी राय में एफएसी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के प्रस्ताव पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले का परसा कोयला ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। एएसजी ने कहा, हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एफएसी सक्षम है और किसी भी तरह से किसी भी वैज्ञानिक या पर्यावरणीय चिंता के आधार पर भूमि के प्रस्तावित रूपांतरण के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद मामले पर एफएसी ने दिसंबर 2018 की बैठक में विचार किया, जिसके दौरान समिति ने साइट का दौरा करने और एक रिपोर्ट देने के लिए एक उप समिति का गठन किया। इसके बाद एफएसी की जनवरी 2019 की बैठक में मामले पर विचार किया गया। समिति ने जनवरी 2019 की बैठक के दौरान प्रस्ताव और साइट निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की,
जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वन भी शामिल हुए। और एफएसी की जनवरी 2019 की बैठक के मिनटों के अनुसार वह चाहते थे कि साइट निरीक्षण फिर से एक बड़ी समिति के साथ और लंबी अवधि में किया जाना चाहिए। हालांकि एफएसी ने देखा कि एक और साइट निरीक्षण से कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है और कहा कि उन्होंने बहुत सावधानी के तौर पर साइट निरीक्षण करने का फैसला किया है और महसूस किया है कि अब और साइट निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समिति ने देखा कि प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वन मंजूरी देने के लिए स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है और एएसजी ने भी अपनी राय दी है कि वन मंजूरी देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। एफएसी की जनवरी की बैठक के विवरण में कहा गया है, इसके अनुसार उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव के सभी तथ्यों और प्राप्त इनपुट पर विचार करते हुए एफएसी ने सैद्धांतिक मंजूरी देने की सिफारिश करने का फैसला किया। हालांकि इसमें यह शर्त रखी गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्तावित वन भूमि के पूर्वोत्तर भाग में वीडीएफ बहुत घने जंगल की मौजूदगी या अनुपस्थिति की पुष्टि करेगी और इसे प्रस्ताव से बाहर करने की गुंजाइश होगी। स्थानीय लोग और पर्यावरणविद खनन गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच हसदेव क्षेत्र में परियोजना का विरोध बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने कहा, परसाकोल ब्लॉक का अधिकांश हिस्सा घना और आरक्षित वन है और इसे खनन के लिए खोलने से पूरे हसदेव क्षेत्र के जंगल और पास की हसदेव नदी प्रभावित होगी। चूंकि यह क्षेत्र हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है, इसलिए शुक्ला ने कहा कि गलियारे में व्यवधान से हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, प्रस्तावित कोल ब्लॉक क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में मानव हाथी संघर्ष के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इन जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है और खनन की अनुमति दी जाती है तो मानव हाथी संघर्ष और बढ़ जाएगा। शुक्ला ने जोर देकर कहा कि स्थानीय ग्रामीण भी परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, क्योंकि क्षेत्र में एफआरए के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत दावे लंबित हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं ग्राम परिषदों ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। इस खनन परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हमने इस परियोजना के बारे में छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार से मुलाकात की है और उनसे परियोजना को दी गई अनुमति वापस लेने की मांग की है। हसदेव क्षेत्र के ग्रामीणों ने हाल ही में इसके विरोध में 28 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला, शुक्ला ने मोंगाबे इंडिया को बताया। शुक्ला ने कहा, आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान पूरे हसदेव अरंड क्षेत्र में खनन का मामला भी मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कांची कोहली ने कहा, खराब मूल्यांकन विरोध के बावजूद भूमि उपयोग में बदलाव अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि यह आर्थिक राजस्व, ऊर्जा सुरक्षा और ऐसे अन्य तर्कों से जुड़ा होता है। कोहली ने कहा, अन्य सभी मूल्यों का नुकसान व्यापार नापसंद के रूप में उचित है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में परसा कोयला खदान के लिए वन विभाग द्वारा साइट निरीक्षण रिपोर्ट में विशाल जीव जंतुओं, स्थानिक वनस्पतियों और आजीविका निर्भरता के अस्तित्व के बावजूद कोयला खनन के पक्ष में कहानी गढ़ी गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आदिवासी समुदायों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और घटनाओं से जुड़े रहें। मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का वादा करता हूं जो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायी हों। आपकी सदस्यता हमें इन आवाजों को बढ़ाने में मदद करेगी। हमसे जुड़ें और अभी बासामो या सीखी का सो अब भी सब्सक्राइब बटन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और खनन का विस्तार एक गंभीर मुद्दा बन गया है। खनन कंपनियां और सरकारें दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन क्या इस विस्तार के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सही मायनों में समझा जा रहा है? एफएसी यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं, लेकिन इन सिफारिशों पर कानूनी राय भी ली जा रही है। क्या ये सिफारिशें पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं? और क्या कानूनी राय इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाएगी? दिशा पापा सर ही कायक है।
स्थानीय समुदायों ने खनन के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि खनन से उनके जीवन और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। यह विरोध सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। है। इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए कई संगठन और व्यक्ति सामने आ रहे हैं। सदस्यता बढ़ रही है और समर्थन का दायरा भी। यह समय की मांग है कि हम सब मिलकर इस संघर्ष में शामिल हों, ताकि हमारे जंगल और समुदाय सुरक्षित रह सकें। आगे क्या था?